ओम नमस्ते जी। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आपका जेके सर आज एक और नए लेक्चर के साथ। अपने पहले जो लेक्चर पढ़ा था उसमें सेट्स के बारे में जानकारी ली थी ना, कि कितने टाइप के सेट होते हैं और सेट में क्या क्या ऑपरेशन यूज करते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, और फिर अपन ने वेन डायग्राम के साथ उसको फिनिश कर दिया था। ठीक है, वो 11th क्लास के पर्पस के हिसाब से था। 12th क्लास वाले उसको रिवीजन के तौर पे पढ़ सकते हैं और 12th प्लस वाले भी रिवीजन के तौर पे पढ़ सकते हैं। अब अपन चलते हैं आज अपने नए लेक्चर की तरफ। नया टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि रिलेशन को डिफाइन करना है ना, कि मैं कैसे रिलेशन को डिफाइन करूंगा। तो रिलेशन को डिफाइन करने के लिए मैथमेटिक्स में रिलेशन नाम की चीज कैसे आ गई? बिल्कुल बच्चों, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि मैथमेटिक्स में ये थ्योरेटिकल पोर्शन कैसे आ गया, जबकि मैं तुम्हें बता दूं कि अलजेब्रिक पोर्शन जो है मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा है, फैला हुआ है। कहां से स्टार्ट करना था? जोड़ भागी गुणा भाग से स्टार्ट करते थे और अभी भी चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर एक डीलिंग होती है जो कि नाम से, जिसको जिस नाम से जाना जाता है वो है फलन, फंक्शन। तो फंक्शन को समझने के लिए मतलब किसी भी चीज या कोई भी टॉपिक या कोई भी फॉर्मूला होता है तो उसका एक फंक्शन होता है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स निकालने के काम आता है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के काम आती है। वैसे कोई ना कोई फंक्शन होंगे, उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन फंक्शंस को पढ़ने के लिए हमें रिलेशंस आने चाहिए और रिलेशंस को पढ़ने के लिए हमें सेट्स आना चाहिए। तो इसलिए सेट पहले कंप्लीट हुआ। अब अपन चलते हैं रिलेशन पे। रिलेशन को डिफाइन करते हैं कि हम रिलेशन को समझेंगे कैसे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज मैं बता देता हूं कि जो रिलेशन होता है ना आर, उसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे और रिलेशन हमेशा दो अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में होगा। हमेशा रिलेशन क्या होता है? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में होना चाहिए, क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। हरी बात समझ में? हमेशा कंपैरेटिव नेचर के लिए दूसरा वेरिएबल होना जरूरी है। ये दोनों वेरिएबल क्या बताते हैं? इन दोनों में कंपैरेटिव नेचर पैदा करते हैं। कंपैरेटिव नेचर का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने लिखा y बड़ा है x से, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आ गया कि y क्या है? x से बड़ा है। मैंने लिख दिया y x का क्या है बच्चों? भाई है, तो भी क्या लिख दिया? इन दोनों के बीच में रिलेशन लिख दिया। सही है ना? मैंने लिख दिया y x के पिताजी है, तो ये रिलेशन हो गया। तो ये रिलेशन तुम्हें समझ में आया। अब ये क्या है? ये मैथमेटिकल रिलेशन कहलाता है। अरे बात समझ में? तो रिलेशन यहां से स्टार्ट करेंगे। तो रिलेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन क्या समझने चाहेंगे वो देखना बच्चों। ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर को हिंदी में कहते हैं बच्चों क्रमित युग्म। अब ये क्रमित युग्म क्या होता है ना, क्रमित युग्म के बारे में समझते हैं अपन, कि अगर हमारे पास ऐसे एक ए और बी ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट दे रखे, तो इनको कहते हैं ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म। इसमें ये जो ए और बी कहलाते हैं, ये इनके क्या कहलाते हैं बच्चों? एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? ये इनके एलिमेंट्स। अब ये ऑर्डर पेयर आते हैं कहां से? ये आते हैं एक और टॉपिक से, उसका नाम है बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। मतलब दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट या तीन सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसे कहते हैं कार्तीय गुणन। किनका बच्चों? समुच्चय का। किन्हीं भी दो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल करना है ना, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है ना, चलो समझते हैं इसको। मैं ये ऊपर वाली चीज मिटा रहा हूं बच्चों ना, इसको उतारते रहना। क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट? मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, इसके एलिमेंट क्या है? ए और बी। एक सेट है बी, इसके एलिमेंट में लिख देता हूं बच्चों अल्फा और बीटा। ठीक है, अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, तो मतलब ए क्रॉस बी निकालना है। तो तुम्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं मैं समझाता हूं तुम्हें। ए कोमा अल्फा, ए कोमा बीटा, बी कोमा अल्फा और बी कोमा बीटा। क्या बच्चों समझ में आया कि हो रहा क्या है यहाँ पर? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है या एलिमेंट को आपस में गुणा नहीं करना है या प्रोडक्ट नहीं निकालना। पर क्या करना है? एलिमेंट को दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ
पेयर बना के लिखने की जो प्रक्रिया होती है ना, ऑर्डर पेयर बनाने की जो प्रक्रिया, उसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। दिख रहा तुम्हें, ए अल्फा से भी मुंह लगा है, ए बीटा से भी मुंह लगा है, बी फिर अल्फा से मुंह लगा है, बी फिर बीटा से मुंह लगा है। मतलब ये है कि हमें इन सबको आपस में एक ऑर्डर पेयर के रूप में जनरेट करना है। लेकिन कंडीशन अप्लाई, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी और से रिलेटिव ना हो या किसी और के साथ पेयर ना बनाया, हमेशा सबके साथ पेयर बनाएगा, और उसे क्या बोलेंगे बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, अगर मैं इसको B क्रॉस A लिखता हूं तो इसको क्या लिखोगे बच्चों, अल्फा मुंह लगेगा A से, अल्फा मुंह लगेगा B से, फिर बीटा मुंह लगेगा A से और बीटा मुंह लगेगा B से। क्या मेरी बात समझ में आई क्या बच्चों? इसी प्रकार सोचना कि अगर मैं ऐसा कुछ करने जाऊं, मैं निकाल रहा हूं A क्रॉस A, तो A क्रॉस A क्या हो गया, यहां पर तुम्हें सिर्फ A B को A B के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्रॉस A B। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते तो क्या आएगा, A पहले इन दोनों से मुंह लगेगा। तुम्हें याद है ब्रैकेट खोलते थे बच्चों, वो वही प्रोसेस यहां पर भी लगाना अपन को, कोमा B A और B B। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? और यही क्या कहलाता है, A क्रॉस A। सुनना मेरी बात, जैसे x प्लस y को z प्लस a से मल्टीप्लाई करते तो क्या करते थे, x पहले z से मल्टीप्लाई होता था, फिर x a से मल्टीप्लाई होता था, y z से मल्टीप्लाई होता था और y a से मल्टीप्लाई होता था, और इससे प्रोडक्ट मिल जाता था अपन को। तो यहां पर अपन को सेट के एलिमेंट्स के बीच में ऑर्डर पेयर निकालना है, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, है ना। क्या कहते हैं बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट, हिंदी में क्या कहेंगे, कार्तीय गुणन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये, क्या ये समझ में आएगा तुम्हें अच्छे से? ठीक है, तो इसको उतारो वीडियो पॉज करके, कुछ चीजें और बताता हूं मैं तुम्हें। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यहां पर एलिमेंट में सॉरी एक सेट है A जिसमें एलिमेंट कितने हैं, 2, दूसरा सेट है B उसमें भी एलिमेंट कितने हैं, 2, दोनों में 2-2 एलिमेंट है, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब मैं निकालूंगा तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, उसका फॉर्मूला होता है n ऑफ A क्रॉस n ऑफ B। अब यहाँ पर n ऑफ A क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A कितना है बच्चों, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B कितने हैं बच्चों, 2। तो अगर मैं n A क्रॉस B निकालता हूं तो क्या आएगा आंसर, 2 क्रॉस 2 मतलब 4। टोटल एलिमेंट कितने मिलेंगे, 4। क्या 4 ही मिले थे क्या बच्चों, A अल्फा से A बीटा से 2 तो ये हो गया, B अल्फा से और B बीटा से तो ये भी 2 हो गए, 2 2 कितना बच्चों, 4। आगे देखते हैं, अगर तुम इसको बीटा क्रॉस A निकालते हो तब भी n ऑफ B मल्टीप्लाई बाय n ऑफ A कहलाएगा, और इसे क्या बोलेंगे बच्चों, n 2 क्रॉस 2 मतलब 4। मतलब हमें यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में आने वाले एलिमेंट्स की संख्या भी मिल गई है, तो इसको भी हेडिंग डाल के लिख लेंगे बच्चों ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडिंग, सही है बच्चों, डेफिनेशन समझ में आ रही है। क्या लिखा है मैंने कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जो नंबर्स मिलेंगे ना एलिमेंट के, वो कितने मिलेंगे, n ऑफ a इनटू n ऑफ b। यहाँ पर n ऑफ a किसको बता रहे हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, n ऑफ a को बोलता है ऑर्डर ऑफ सेट a, या फिर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ये सब चीजें अपन सेट्स में पढ़ चुके हैं ना, इसको बताओ बच्चों अच्छे से, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में चल चुके हैं अपन। रिलेशन को डिफाइन करने के लिए मैं यहां पर एक सेट बनाना चाहता हूं बच्चों। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है A जिसमें एक फैमिली है बच्चों। क्या है बच्चों, फैमिली। फैमिली का मतलब क्या है, मैंने लिखा है फादर, मदर और सन, ये 3 उसमें एलिमेंट है। फैमिली का सेट बनाया मैंने, एक सिंगल फैमिली है जिसके अंदर एक तो हस्बैंड, एक वाइफ है और एक क्या है बच्चों, उनका लड़का है, मतलब फादर, मदर एंड सन। अब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं मैं, तो मैं पहले क्या करता हूं, जो ए सेट है ना उसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, फादर को F, मदर को M और सन को क्या लिख देता हूं, S से। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो A क्रॉस A आएगा, क्या आएगा, F कोमा F, F F से संबंधित होगा, F कोमा M, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे बच्चों, F कोमा S, समझ में आ रही है क्या? अगला क्या होगा, M कोमा F, M कोमा M, S कोमा सॉरी M कोमा S। अब S सबसे साथ आएगा तो S कोमा F,
S कोमा M और S कोमा S। तुम सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर अपन ने जब F कोमा M लिख दिया तो M कोमा F लिखने की क्या जरूरत थी? नहीं बच्चों, जरूरत है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें हर एक एलिमेंट, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा था ना कि x प्लस वाई के लिए अगर a प्लस b को मल्टीप्लाई करना है तो x a से मल्टीप्लाई हो चुका है, x यहाँ पर a से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो a भी तो x से मल्टीप्लाई हुआ होगा अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात देखें। तो वही चीज यहाँ पर भी फॉलो करनी है अपन को। तो क्या चीज समझ में आई क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सारे एलिमेंट हर एक दूसरे से रिलेटिव होने चाहिए या हर एक दूसरे के साथ क्रमित युग्म बनाना चाहिए, पेयर बन जाने चाहिए सबके साथ। अब इधर आओ, मैंने यहाँ पर a क्रॉस a बना दिया बच्चों, इसे क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन को समझाता हूं मैं ना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी के अंदर से बनाया हुआ, जिसमें एक रिलेशन जो है डिफाइन फ्रॉम A टू A। ओहो, क्या अच्छी लाइन लिखी मैंने। क्या रिलेशन डिफाइन फ्रॉम A टू A, मतलब एक संबंध है R जो कि डिफाइन किया गया, परिभाषित है किसमें? A से A में। A से A में मतलब क्या है? फैमिली से फैमिली के बीच में एक रिलेशन है कि इन दोनों फैमिली, ये जो फैमिली है ना, इसका रिलेशन डिफाइन किया गया A से A में। अब वो डेफिनेशन क्या है? ऐसा बोल रखा है वेयर एज R इज इक्वल टू x कोमा y, y is husband of x, where is x कोमा y belongs from A। ओहो, मैंने बच्चों यहाँ पर एक रिलेशन का क्वेश्चन लिखा है। सर ये कैसे लिख दिया आपने? ये बात की बात है। अब सिर्फ कंसिडर करो कि हमारे पास R रिलेशन है जो कि कैसे डिफाइन किया गया? A से A में। ये तो पता चल गया कि A से एलिमेंट उठाने और A से आंसर आना है। ये समझना थोड़ा आगे चल के ना कि X और Y में रिलेशन कैसा है कि Y इज हस्बैंड ऑफ X, जिसमें से X भी A से लेना है, Y भी A से लेना है। इन सब में से ऐसा कोई रिलेशन बताओ जिसमें Y जो है वो हस्बैंड होगा किसका? X का। Y इज हस्बैंड ऑफ X। सोचना बच्चों कि यहाँ पे फादर फादर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो अपन को वो पेयर चाहिए जिसमें हस्बैंड और वाइफ वाला रिलेशन निकले। तो हस्बैंड और वाइफ वाला रिलेशन किस किस में निकल रहा है? मैं यहाँ पर एक रेड मार्कर यूज करूं तो हस्बैंड और वाइफ वाला रिलेशन फादर और मदर में और फादर और मदर में। क्या इन दोनों में निकलेगा क्या? बिल्कुल, और किसी में नहीं निकलेगा। ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, लेकिन कंडीशन अप्लाई कि स्टेटमेंट क्या दे रखा है? Y इज हस्बैंड ऑफ X, मतलब सेकंड वाली जो टर्म है वो इसका हस्बैंड है। अब देखना, मदर फादर, तो क्या मदर F का हस्बैंड है क्या? गलत। जबकि फादर मदर का हस्बैंड है, इसका मतलब Y इज हस्बैंड ऑफ X। क्या ये स्टेटमेंट इस एलिमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठता है क्या? इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा ना R, वो क्या आएगा बच्चों? M कोमा F। और ऐसे लिखना है, इसमें ऐसा नहीं कि तुम ब्रैकेट मंजिल वो मिडिल ब्रैकेट बना दो और छोटा ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखो, नहीं, गलत हो जाएगा। इसमें ऐसे लिखना बहुत जरूरी है। अगर तुम इसको ऐसा लिख दोगे क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि यार एक ही एलिमेंट ऐसे लिख देता हूं, गलत। ये बच्चों एक सेट बन जाएगा, जबकि यहाँ पर ये किसको बताता है? रिलेशन। रिलेशन के लिए जरूरी है कि ब्रैकेट के अंदर कुछ रिलेशन शो करने के लिए होने चाहिए, चाहे वो रिलेशन सिंगल ही क्यों ना हो, चाहे रिलेशन ही क्यों ना हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट कहलाता है? जब एक पूरा सिंगल एलिमेंट हो तो उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। पावर सेट में पढ़ा था ना अपन ने कि सेट के अंदर सेट बनाने के लिए छोटे ब्रैकेट यूज करते थे, वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है ना। अब आओ, मैंने क्या करा कि स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या कर दिया? वेयर इज R इज इक्वल टू X कोमा Y, जिसमें Y इज फादर ऑफ, या फिर एक काम करता हूं मैं ऐसे लिख देता हूं कि X इज हस्बैंड ऑफ Y, जिसमें से X कोमा Y बिलोंग्स फ्रॉम A। ओहो बच्चों, स्टेटमेंट देखना, X इज हस्बैंड ऑफ Y, तो इसमें भी हस्बैंड और वाइफ वाला रिलेशन देखना, तो इन दोनों को ही देखेंगे। अब इसमें से X देखना है, हस्बैंड है, इसका मतलब फादर आगे होना चाहिए, मदर पीछे, तो ये क्या है? X इज हस्बैंड ऑफ Y, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? R इज इक्वल टू F कोमा M, ब्रैकेट बनाया और ये सेट कंप्लीट। क्या मेरी बात समझ में आई क्या अच्छे से? एक और उतार के देखो बच्चों, अब ये और एग्जांपल लूंगा मैं सेट को समझाने के लिए, इसको उतार दो, मिटा रहा हूं बच्चों मैं ना। देखो कुछ और एग्जांपल कि मैंने यहां पर लिखा है R इज डिफाइंड एज X कोमा Y, वेयर इज Y is
सन ऑफ एक्स, जिसमें से x, y बिलोंग्स फ्रॉम ए। ओहो, y इज सन ऑफ x, y मतलब सेकंड एलिमेंट। हमारी बात सुनने, ये बेटा है किसका? x का। अब x का बेटा कौन कौन हो सकता है? फादर का भी बेटा होगा और मदर का भी होगा। तो इसका मतलब हमें फादर सन और मदर सन का रिलेशन देखना। तो फादर सन और मदर सन का रिलेशन, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। दिख रहा है क्या बच्चों? फादर सन, मदर सन, सन फादर, सन मदर। लेकिन कंडीशन अप्लाई, हमें क्या करना है कि y इज द सन ऑफ x, मतलब y को अपन को देखना है कि वहां पर सन मौजूद होना चाहिए। तो y पर सन मौजूद, मतलब एक तो ये रहा और एक ये रहा। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे क्या? क्योंकि ऐसा अगर मैं ये आंसर में लिख दूंगा तो अपन क्या बोल देंगे इसको? फादर इज द सन ऑफ सन। ऐसा थोड़ी हो सकता है, गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? r इज इक्वल टू फादर कोमा सन, जिसमें से s सन है किसका? फादर का, और मदर कोमा सन ms। इसका मतलब क्या है कि s जो है वो सन है किसका? मदर का। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अगर ये स्टेटमेंट में x इधर लिख देता, y इधर लिख देता तो शायद ये दोनों यूज हो जाते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है। इसी प्रकार r का एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं, x कोमा y, वेयर इज y इज ब्रदर ऑफ x, x, y is equal to a, belongs from a, है ना। इसका सिंबल भी बताऊंगा कि ये चीज है क्या। अभी तो सिर्फ यहां पर समझते हुए y is brother of x, y is brother of x का मतलब ये हो गया कि क्या ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि इनमें भाईचारा वाला कोई रिश्ता है? अब तुम सोच रहे होंगे कि ये सन और सन आपस में भाई हो सकते हैं। सन और सन क्या हो सकते हैं बच्चों? आपस में भाई हो सकते हैं। लेकिन बच्चों मैंने फादर, मदर और सन का रिलेशनशिप बताया, ब्रदर का कोई रिलेशनशिप नहीं बताया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए कोई रिलेशन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा, कहीं कहीं बुक पर इसको आंसर को सन कभी कभी लिख भी देते और कभी कभी नहीं लिखते। तो मैं यहाँ पर साफ सुथरी बात बोलूंगा कि हम इसको क्या बोलेंगे? गलत। इसका मतलब यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है तो उसको खाली छोड़ दूंगा, या फिर क्या बोल दूंगा? फाइव, देयर इज नो एनी ब्रदर ऑफ एनी एलिमेंट। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? क्योंकि फादर, मदर और सन कोई दूसरा बेटा है ही नहीं, तो ब्रदर कहां से आ जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ गई है बच्चों? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन सभी क्वेश्चन में तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि क्वेश्चन उठाने के बाद जो आंसर निकलता है वो इस पूरे के अंदर से ही निकला, इससे बाहर नहीं निकला। ओहो, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड्स कि यहां पर हमारे पास रिलेशन के जो भी आंसर मिले हैं ये सारे आंसर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट में से मिले हैं जो इस सेट से उस सेट के बीच में रिलेशन बता रहा था। और रिलेशन किससे किस में था? ए से ए में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी किसका निकालेंगे? ए क्रॉस ए। अगर रिलेशन ए से बी होता, बी अगर कोई दूसरा सेट होता तो क्या होता? ए क्रॉस बी के बीच में से देखते हैं। इसका मतलब रिलेशन की डेफिनेशन हम बनाने जा रहे हैं बच्चों। क्या है डेफिनेशन जरा समझना। रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, जहां पर जो आर होता है वो हमेशा क्या करेगा? बिलोंग्स फ्रॉम ए क्रॉस ए। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? मतलब आर के आंसर जो भी आने वाले हैं वो सारे आंसर ए क्रॉस ए में से ही आएगा। तो तुम इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ईच एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। एलिमेंट्स के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आर अपने आप में क्या है बच्चों? एक सेट है। तो सेट के लिए बिलोंग्स वाला सिंबल नहीं आता है। क्या आता है बच्चों? सब सेट का आता है। और इसमें ये बराबर भी लगा सकते हो और केवल सब सेट भी लगा सकते हो। कि मेरी बात समझ में आई क्या? तुमने जितने भी क्वेश्चन देखे एक बार चेक कर लेना कि आर के जितने भी आंसर थे वो सारे इन सभी एलिमेंट्स के सबसेट थे क्या, या फिर ए क्रॉस ए का सबसेट था क्या? तो रिलेशन कैन बी डिफाइंड इन दिस वर्ड्स। एक बार समझ लो बच्चों डेफिनेशन क्या मिली है कि अगर हिंदी में बोलूं तो आर संबंध इस प्रकार से परिभाषित है जो कि ए से ए में है। तो आर सदैव ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होगा। या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए वेयर इज आर इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यहां से हमने स्टार्ट करा बच्चों डेफिनेशंस किसकी? रिलेशन की। क्या कंसेप्ट और एग्जांपल से रिलेशन को समझ सकते हैं क्या अपन अच्छे से? इसको उतारो बच्चों, वीडियो पॉज करेंगे, थोड़ा आगे चलते। हमें रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब मैं बताता हूं रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन या फिर
क्वेश्चन की फॉर्म क्या होगी, किस फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, है ना, जरा समझना। क्वेश्चन ऐसा आएगा, r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, वेर एस इसमें ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर which for relation is defined। ये वो क्रमित युग्म है जिसके लिए संबंध परिभाषित है। आ रही बात समझ में। फिर ये जो सिंबल होता है बच्चों, यहां पर मैं थोड़ा दूर करके लिखता हूं, इसका मतलब होता है whereas, whereas मतलब जहां पर, ठीक है ना। यहां पर मैं लिखूंगा बच्चों ओपन स्टेटमेंट। तुमने सोचा होगा ओपन गंगनम स्टाइल लिखूंगा, नहीं, यहां पर आएगा बच्चों ओपन स्टेटमेंट। अब ये ओपन स्टेटमेंट क्या होता है, हिंदी में चाहे क्या कहें तो इसे कहेंगे बच्चों खुला वाक्य। क्या कहेंगे बच्चों, खुला वाक्य। तो इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, अभी तो सिर्फ यहां तक समझते बच्चों। फिर वापस क्या आएगा, वेयरएस, इसका मतलब भी क्या होता है बच्चों, जहां पर। यहां पर आता है बच्चों रेस्ट्रिक्शन। क्या आता है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब व्यवरोध, व्यवरोध और मंजिला कोष्ठक बंद कर दो। यहां पर ये तीन अलग अलग खंड में डिफाइन कर दिया, मतलब रिलेशन को, कि पहला जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर पेयर जो बताएगा वो बताएगा जिसके बीच में रिलेशन दे रखा है, डिफाइन कर रखा है। और ओपन स्टेटमेंट, अब ये खुला वाक्य क्या है, ये y व x में क्या बताएगा बच्चों, रिलेशन बताएगा। ये तो हमें पता रखा है कि x और y में रिलेशन है, और ये तुम्हें बताएगा कि x और y में रिलेशन है, तो क्या है, वो रिलेशन को डिफाइन करेगा। डिफाइंड किसमें, एक स्टेटमेंट में, और ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल भी हो सकता है बच्चों, ठीक है, और ये स्टेटमेंट एक थ्योरेटिकल भी हो सकता है। अभी पहले लिखा था ना थ्योरेटिकली में y बड़ा है x से, तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, और y x का ब्रदर है तो वो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन था। क्या मेरी बात समझ में आई क्या। इसी प्रकार रेस्ट्रिक्शन, अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझना बच्चों की रेस्ट्रिक्शन क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है, इसको तुम बोल दो बच्चों औकात, कि तुम्हें जो x और y की वैल्यू लेनी है ना, वो कहां से लेनी है। ये हमेशा x एंड y के क्या बताएगा बच्चों, ये इसकी मान लो कि तुम्हें x और y के लिए औकात लिखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, लेकिन बोलेंगे तो बच्चों औकात ही है ना, कि x और y के लिए क्या डिसाइड करते हो, औकात, मतलब ये कहां से बिलोंग करने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या। अपन ने जस्ट अभी एक क्वेश्चन लिखा था बच्चों, वो मैं यहां लिखूं वापस कि r x, y, फिर y क्या था, y इज ब्रदर ऑफ x, ऐसे लिख दिया। फिर जिसमें x बिलोंग्स फ्रॉम a एंड y बिलोंग्स फ्रॉम a, चाहे तो तुम दो बार ऐसे लिखो, या फिर x, y बिलोंग्स फ्रॉम a। मतलब पहले चीज तो बताइए x और y में रिलेशन है, दूसरी चीज क्या बताइए, x और y में रिलेशन है, तो कौन सा है। फिर x और y रिलेशन देने के बाद लेने कहां से। अब देखना, मेरी बात सुनना बच्चों, यहां पर मैंने लिखा y इज ब्रदर ऑफ x, और यहाँ रेस्ट्रिक्शन में भी अपन वो सेट देंगे जिसमें ब्रदर, सिस्टर और फादर और मदर के रिलेशन को बता सके। हम दूसरा सेट थोड़ी ला सकते हैं यहाँ पर कि सेट ऑफ फैन ले लिया, सेट ऑफ अपन ने वॉशिंग मशीन ले लिया, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं अपन। इसलिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन देना बहुत जरूरी है। ये एक बेसिक कंसेप्ट या बेसिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सेट का। उतारो बच्चों ये वीडियो पोस्ट करके। मैं यहाँ पर खुले वाक्य या ओपन स्टेटमेंट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा, उतारो उसको। मैंने इस फॉर्मूले को जो पहले मैंने प्रेजेंटेशन लिखी थी उस प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंज करा। मैंने सेमीकोलन की जगह एक क्या लगा दिया बच्चों, डंडी खड़ी कर दी है। ये भी उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सेपरेटर होते हैं एक तरीके से, कि इसको और इसको आपस में एक दूसरे से कैसे सेपरेट किया जाए। या तो सेमीकोलन लगा के, सेमीकोलन मतलब ये वाला सिंबल लगा के, या फिर सीधा डंडी घेर दो। क्या मेरी बात समझ में आई क्या। रफ लैंग्वेज में तो डंडी बोलेंगे अपन। अच्छा, और देखना आगे कि यहाँ पर ओपन स्टेटमेंट क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे बच्चों, खुला वाक्य। अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने बोलना चाहता हूं बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना। क्वेश्चन क्या है कि खुला, ये जो खुला वाक्य या ओपन स्टेटमेंट है ना, इसकी डेफिनेशन होती है ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा वाक्य जिसका आंसर अपन यस और नो में दे सके। ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा वाक्य जिसका आंसर अपन यस और नो में दे सके, वो स्टेटमेंट ओपन स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे मैंने लिखा है कि y is greater than x,
तो y x से क्या बड़ा है क्या? तो उसका मतलब ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं तो तुम मुझसे क्या बोलोगे कि y की वैल्यू और x की वैल्यू क्या है, तभी तो मैं बता पाऊंगा। इसका मतलब आंसर दे सकते हैं क्या यस और नो में? मैंने बोला कि y जो है वो 5 है और x जो है वो 3 है, तो मैंने लिखा y इज ग्रेटर देन x, तो तुम बोलोगे यस, बिल्कुल परफेक्ट, सही बात है। अगर मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन y इसी वैल्यू के लिए, तो क्या ये ओपन स्टेटमेंट है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि x जो है वो y से बड़ा थोड़ी है, छोटा है। लेकिन बच्चों ओपन स्टेटमेंट के लिए मैंने एक लाइन बोली थी, सोचो जरा कि ऐसा स्टेटमेंट जिसका आंसर या उत्तर हम हाँ या ना में दे सके। y x से बड़ा है तो तुम बोलोगे हाँ, x y से बड़ा है क्या, तो तुम बोलोगे ना। ना का मतलब उत्तर ना है, लेकिन ओपन स्टेटमेंट तो है ना ये। समझ गए ना? क्या मेरी बात समझ में आई क्या? मतलब ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों? ओपन स्टेटमेंट है। ओपन स्टेटमेंट के लिए यह बात जरूरी है कि आंसर हाँ या ना में आना चाहिए। अगर मैंने लिखा जैसे राम इज ब्रदर ऑफ रावणा, तो क्या इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं कि? बिल्कुल इसका आंसर होगा एब्सोल्युटली नॉट। इसका मतलब ये एक ओपन स्टेटमेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? इसी प्रकार ओपन स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, कैसे कि y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये एक ओपन स्टेटमेंट है जिसमें y जो है वो x से एक ज्यादा है। y इज इक्वल टू y इज मोर देन 1 ऑफ x। क्या ये ओपन स्टेटमेंट को मैंने एक एक्सप्रेशन में लिख दिया क्या? इसी प्रकार y इज ग्रेटर देन x, y इज स्मॉलर देन x। क्या मेरी बात समझ में आ रही क्या? y इज x स्क्वायर, y इज 2x प्लस 1, ये सभी क्या कहलाते हैं बच्चों? ओपन स्टेटमेंट। और ये ओपन स्टेटमेंट वो है जिसमें x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू मिलती है। इसका मतलब आंसर हाँ भी मिलेगा, आंसर नहीं भी मिलेगा, लेकिन ओपन स्टेटमेंट तो है। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? इसी प्रकार अगर मैंने एक स्टेटमेंट ऐसे लिखा y एंड x, हो ये स्टेटमेंट लिखा है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? यस और नो में दे सकते हो क्या? सोचो जरा। अब तुम बोल रहे हो सर y एंड x क्या? बिल्कुल सही है बच्चों। कि क्या वर्ड यूज कर लिया तुमने? इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ये ओपन स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट में तुमने और क्वेश्चन करने लग गए। मैंने बोला y एंड x, तुमने बोला देन व्हाट? क्या मेरी बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, तो ये ओपन स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसका आंसर अपन यस और नो में नहीं दे सकते। तो ओपन स्टेटमेंट की कहानी खत्म हुई बच्चों, इसे कहते हैं खुला वाक्य। अच्छा, ये वीडियो पॉज करके उतारो। अब मैंने क्या है कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो ये बताया। अब दूसरा तरीका क्या है बच्चों? दूसरा तरीका है x r y, फिर ये जो सिंबल होता है इसे अपन क्या कहते हैं? implies that, कि ये इंप्लाई करता है कि इसका मतलब x और y में जो रिलेशन है ना, x एंड y के बीच में जो r है वो कैसे डिफाइन किया गया है, या फिर डिफाइन इन दी फॉर्म ऑफ, क्या दे रखा है यहां पर लिख दोगे तुम ओपन स्टेटमेंट। क्या मेरी बात समझ में आएगा? फिर सेमीकोलन लगा के क्या लिख दोगे यहाँ पर? रेस्ट्रिक्शन। बच्चों याद रखना, रेस्ट्रिक्शन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन ही बताएगा तुम्हें कि रिलेशन जो है वो A से B में है, B से A में है, या A से A में है, या B से B में। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है? बच्चों वीडियो पॉज करके इसको भी उतार। ठीक है बच्चों, अपन ने जो जो कंसेप्ट अभी तक पढ़े, इन सभी कंसेप्ट के साथ मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेता हूं ना। ठीक है, समझेंगे जरा इसको। देखो बच्चों, मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा है ना। क्वेश्चन कैसा है कि अपन को दो ऑर्डर पेयर आपस में एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं और अपन को बोल रखा है कि x एंड y की वैल्यू बताओ। तो तुम्हें क्या करना है? x अपॉन 3 प्लस 1 को कंपैरिजन करके x के एलिमेंट के बराबर और पीछे वाला जो एलिमेंट कहलाता है उसे इसके बराबर। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? x अपॉन 3 बराबर 5/3 माइनस 1, x अपॉन 3 बराबर 3 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3/2, सॉरी 3। तो x अपॉन 3 बराबर 2 अपॉन 3, x 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2। यहाँ पर भी y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, मतलब 1 प्लस 2/3 मतलब 3 अपॉन 3 मतलब 1, मतलब y। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ऐसे दो छोटे मोटे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन कितना सिंपल है कि ए सेट जो है उसमें कितने एलिमेंट है बच्चों? 3 एलिमेंट है, और बी सेट में 3 एलिमेंट दिख ही रहे हैं। तो
अपन को ये निकालना है कि हाउ मेनी इन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो अपन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो आंसर क्या आएगा, एन ए क्रॉस एन बी, जिसमें नंबर ऑफ ए तो दे रखे हमारे पास 3, और ये क्या है बच्चों, वैसे भी दिख रहे 3, तो आंसर आ जाएगा 3 × 3, क्या आ गया बच्चों आंसर 9। कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट मौजूद होंगे बच्चों, 9 एलिमेंट। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा है बच्चों, याद रखना ये चीज। अपन को ऐसा बोल रखा है कि G और H के एलिमेंट दे रखे, तो G क्रॉस H और H क्रॉस G निकालो। तो मैं सिर्फ केवल एक निकाल के बताऊंगा, G क्रॉस H। तो 7 एक बार 5 के साथ, 7 एक बार 4 के साथ, 7 एक बार 2 के साथ, फिर 8 एक बार 5 के साथ, 8 एक बार 4 के साथ, और 8 एक बार 2 के साथ। सबको क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट में कवर करके और सबके बीच में सेपरेट लगा देंगे कोमा से, और आगे और पीछे क्या लग जाएगा बच्चों, मिडिल ब्रैकेट। क्या मेरी बात समझ में आएगा? अब इसका तुम उल्टा कर देना, H क्रॉस G निकालना है। तो तुम्हें इसे क्या करना है, तुम चाहो तो 5 7 5 8 ऐसे लिखो, या फिर जस्ट इसका उल्टा लिख दो, मतलब 5 of 7 4 of 7 2 of 7 5 of 8 4 of 8 2 of 8। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? और सेपरेटर लगा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है बच्चों, राइटिंग समझ में तो आ रही है ना, थोड़ा स्पीड में चल रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन देखे थोड़ा अच्छा। क्वेश्चन कौन सा ले रहे हैं? ठीक है, हमारे पास एक सेट दे रखा है, वो है -1 and 1, और अपन को पता है क्या निकालना बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना किस किस का, A क्रॉस A। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है तुम बच्चों, A क्रॉस A पहले निकाल लो, फिर A निकाल लेना। तो A क्रॉस A निकालते हैं। A क्रॉस A का मतलब -1 1 के -1 क्रॉस होगा किसके साथ, -1 and 1 के साथ। तो -1 का -1 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, फिर 1 का -1 के साथ, फिर 1 का 1 के साथ। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? मतलब ये पहले इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। क्या समझ में आ गया क्या? फिर इसी को A क्रॉस A लिख दिया था अपन ने, अब इसको क्या लिखेंगे, A क्रॉस A, मतलब कि इस पूरे एलिमेंट में अपन ने जो लिखा है ना बच्चों, ये सारा उतारो ऐसा कैसा, 1 -1 1 1 क्रॉस करना किसके साथ, -1 and 1 के साथ। यहाँ ब्रैकेट नहीं है बच्चों, याद रखना ये चीज। ठीक है, और ब्रैकेट कितने में आ रहा है, केवल इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद। सॉल्व करते हैं, ये पूरा इसके साथ मुंह लगेगा क्या, तो क्या आएगा, वो तो -1 and -1, इसको इस तरीके से लिख दिया। फिर -1 और किसके साथ चला जाएगा बच्चों, 1 के साथ क्रॉस। अब ये पूरा -1 1 किसके पास जाएगा बच्चों, -1 के पास, -1 1 किसके पास जाएगा बच्चों, 1 के पास। फिर ये किसके पास जाएगा, 1 -1 फिर 1 -1 और 1 के पास, और ये लास्ट वाला 1 1 -1 के पास, और 1 1 1 के पास। क्या मेरी बात समझ में है कि सारे एलिमेंट कवर हो गए? इसे क्या बोलेंगे बच्चों, A क्रॉस A से। ठीक है, उतारो ये भी वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन ये दे रखा बच्चों कि सेट A जो है वो क्या है बच्चों, वो है 1, 2। सेट B जो है वो है 1 2 3 and 4। सेट C जो है वो है 5, 6, और D जो है वो क्या है बच्चों, 5 6 7 and 8। वेरीफाई करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C जो है वो बराबर होगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के, और एक और है कि A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तुम्हारे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बता दो कौन सा है ये है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 2.1 एक्सरसाइज का। तो ये वाला प्रूफ करने जाए अपन, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों अपन को, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, LHS ले लें। तो इसमें B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या होगा, B और C में क्या कॉमन आ रहा है, देखो बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है B और C में। इसमें 1 2 3 4 आ रहा है, इसमें 5, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो उसमें क्या लिखूंगा मैं, 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर A को क्रॉस करना है किसके साथ, 5 के साथ, तो A ही आएगा। याद रखना ये चीज, क्योंकि 5 क्या है, नल सेट है, वॉइड सेट है, कुछ खाली है, तो इसका मतलब A 5 के साथ क्रॉस करोगे तो A ही मिलेगा। ओहो, प्रॉपर्टी मिल गई बच्चों अपने पास यहाँ पर। फिर RHS निकालते हैं। RHS मतलब क्या हो गया कि ये A क्रॉस B का इंटरसेक्शन करना है A क्रॉस C के साथ,
ओहो, तो सबसे पहले निकालोगे तुम A क्रॉस B, बहुत बड़ा बच्चों। 1 किसके साथ रिलेटिव होगा? 1 के साथ, फिर 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, फिर 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ। क्या मेरी बात समझ आई? इन सबको कॉमा सेपरेटर का यूज कर लो। अब क्या निकालना अपन को? A क्रॉस C। ओहो, 1 का इसके साथ तो क्या आएगा? 1 5 1 6 2 5 2 6। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन देखना है ना, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सोचो बच्चों कुछ कॉमन आ रहेगा? एक भी ऑर्डर में कॉमन नहीं आ रहा, मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा बच्चों? 5। तो हमारे पास क्या बचा? क्या बचा? ओहो, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 5 आएगा, क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं ना, खाली एलिमेंट के साथ कुछ प्रोडक्ट ही नहीं बचेगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर क्या आंसर बच्चों? 5। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया, मेरा भी भूल गया था शायद मैं थोड़ा सा। उतारो बच्चों इसको अच्छे से। ये वाला नहीं कर पाऊंगा, ये तुम खुद करोगे बच्चों, ठीक है? आगे चलते हैं। जिसके पास अभी एनसीईआरटी की बुक नहीं है उसके लिए मैं बता देता हूं बच्चों कि तुम गूगल से बुक डाउनलोड कर सकते हो। कम से कम पेपर तो मिल ही जाएंगे ना इसके, ठीक है? 2.1 एक्सरसाइज वाले तो। ओके, अब बात करते हैं रिलेशन के लिए कुछ और अच्छी बातें, है ना? रिलेशंस के लिए कुछ और अच्छी बातें क्या है? रिलेशंस के लिए कुछ और अच्छी बातें, जैसे कि मैंने एक रिलेशन लिखा मैंने एक सेट लिखा है A, B, C, और एक मैंने लिखा है, एक काम करो इसको लिखो 1 2 3 4 एंड 4। फिर एक सेट लिखा मैंने B, इसमें लिखेंगे बच्चों ओहो 1 2 एंड 3, ठीक है? मैंने एक रिलेशन लिखा है x, y, जिसमें y जो है वो x/2 है। y जो क्या है बच्चों? x/2 है। फिर जिसमें से x जो लेना है वो किस में से लेना है? a में से लेना है, और y जो लेना है वो किस में से लेना है बच्चों? b में से लेना है। ओके, x किस में से लेना है? x किस में से लेना है? a में से, और y किस में से लेना है? b में से। सुनना मेरी बात कि 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा कुछ भी, तो अपन क्या करेंगे? y बराबर x/2 में सबसे पहले क्या करेंगे? x की वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि a से बिलोंग करता है ना, तो 1 रखते ही क्या जाएगा? 1/2। क्या 1/2 b में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? तो अपन ऐसे लिखेंगे काट के। फिर x की वैल्यू क्या लिखने जाओगे तुम बच्चों? 2, फिर क्या रखोगे? 3, फिर क्या रखोगे? 4, फिर क्या रखोगे? 5। तो y की वैल्यू 2/2 मतलब 1। क्या 1 b में बिलोंग करता है क्या? बिल्कुल परफेक्ट। फिर y रख तो 3/2 मतलब 1.5। क्या b में बिलोंग करता है क्या? नहीं, गलत। y की वैल्यू होगी 4/2 मतलब आंसर आया 2। क्या बिलोंग करता है क्या? बिल्कुल सही। फिर y 5/2 मतलब 2.5। क्या बिलोंग करता है क्या? नहीं, गलत। इसका मतलब x 2 पर y की वैल्यू 1, x 4 पर y की वैल्यू 2, केवल यही आंसर आया। तो हमारे पास जो रिलेशन मिला है r, वो क्या क्या मिला बच्चों? 2 का 1 के साथ रिलेशनशिप और 4 का 2 के साथ रिलेशनशिप। क्या ये 2 1 और 4 2 ये A क्रॉस B में से ही था क्या? बिल्कुल उसी से होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई है बच्चों? ये मैंने एक क्वेश्चन को और थोड़ा सॉल्व करके बताया। इसको और अच्छे से लिखते हैं बच्चों। वो क्या है देखना जरा, कि हमारे पास पता है कि ये क्या है? 1 2 3 4 एंड 5, और 1 2 3 ये 3 है। ये A है, ये B है, ठीक है बच्चों? इसमें हमारे पास x से r y में रिलेशन किस टाइप का है? x to y, जिसमें 2 रखने पर तो आंसर क्या आता बच्चों? 1, और 4 रखने पर आंसर क्या आता बच्चों? 2। ये चीज कहलाती है रिलेशन रिप्रेजेंटेशन। क्या कहलाती है बच्चों? रिलेशन। क्योंकि 2 का 1 के साथ रिलेशन और 4 का 2 के साथ। क्या बाकी और किसी का है क्या रिलेशन? नहीं है। तो यहाँ पर अपन कुछ अच्छा पढ़ने वाले हैं, और देखते जरा कैसे। ये सारी चीज मिटाऊंगा बच्चों, इसको तो ये जगह खा रहा है। देखो क्या बताने वाला हूं कि इसमें ये जो 2 और ये जो 4 है, जिस पे आंसर मिला है, ठीक है ना? क्या आंसर मिला है? x 2 पर y की वैल्यू मिली है 1, और x 4 पर y की वैल्यू क्या मिली है? 2। मतलब ये 2 ही क्या मिले बच्चों अपन को? आंसर मिले। इसके अलावा छूट गया क्या बच्चों? 3। तो इसको बोलते हैं बच्चों रेंज। क्या बोलते हैं बच्चों? रेंज। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस करोगे कि x की वैल्यू 1 भी रखी थी, 2 भी रखी थी, 3 भी रखी थी, 4 भी रखी थी, मतलब ये सारी वैल्यू रखी गई। तो इसे कहते हैं बच्चों डोमेन।
क्या कहते हैं बच्चों? डोमेन। डोमेन का मतलब मैं बता देता हूं हिंदी में, इसे कहते हैं प्रांत। प्रांत मतलब होता है बच्चों देश, देश मतलब स्वदेश, स्वदेश मतलब अपना घर, और अपना घर मतलब एक और वर्ड लिख दूं बच्चों में, अपना बाजार। ओहो, मतलब अपनी चीज। डोमेन का मतलब होता है कि वी शुड ट्राई ईच एंड एवरी नंबर वन बाय वन। हमें हमारी तरफ से सारे नंबर ट्राई करने हैं, क्योंकि हमारे पास अब मौजूद है 1 2 3 4 5। तो ये सारे क्या कहलाएंगे बच्चों? डोमेन। मतलब हमारे देश में, हमारे स्वदेश में, हमारे घर में, हमारे अपने बाजार में क्या क्या मौजूद है, वो ये सारे मौजूद है क्या, तो इसे बोलते हैं बच्चों डोमेन। डोमेन मतलब प्रांत। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? इसी प्रकार ये मिटाते जा रहा हूं मैं। ओहो, उतार लेना बच्चों ना। इसी प्रकार यहां पर और यहां पर ये 1 2 3 4 5, इसे मैंने क्या नाम दे दिया? ये प्रांत है। और यहां पर 1 2 3, इसे कहते हैं बच्चों सहप्रांत। क्या कहते हैं बच्चों? सहप्रांत। मतलब ये कहलाता है डोमेन, तो ये क्या कहलाता है बच्चों? को डोमेन। ओहो, मतलब ये तो है डोमेन और ये क्या है बच्चों? कोडोमेन। मतलब इसे कहते हैं प्रांत, तो ये सहप्रांत। प्रांत और सहप्रांत का मतलब ये हो गया कि यहां पर मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं। जैसे कि मान लो इंडिया है, ये सब मिटा रहा हूं बच्चों ना, फिर तुम वीडियो पीछे ले जाके वापस उतार लेना इसको ना। समझना, इंडिया मेरा देश महान, और ये क्या है बच्चों? पाकिस्तान। ठीक है ना? पाकिस्तान। ओके, ये इंडिया, ये पाकिस्तान है। हम यहां पर एक रिलेशन बना रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान को क्या देता है बच्चों? टमाटर देता है। कमाकर नहीं बच्चों, टमाटर देता है ना। हालांकि कमाकर भी देता है, पर लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तानी लोग यहां पर आके कमाते हैं इसलिए कमा करते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान को टमाटर दे रहा है। अभी एक इंसिडेंट हुआ था, तुम्हें याद होगा क्या, कि एक फौजी को, मतलब अपने जो अभिनंदन जी जो थे, उनको पकड़ के रख लिया था, फिर वापस अपने इंडिया को ले लिया था उनको। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा साइन था इंडिया की ताकत का। लेकिन यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं कि वहां पर हमने टमाटर की सप्लाई बंद कर दी थी तब तक, लेकिन टमाटर वहां पर फिर भी मौजूद थे। टमाटर वहां पर फिर भी मौजूद थे। सुनना मेरी बात कि यहां पर मान लो कि A B C D E ये वो इंडस्ट्री है जो टमाटर सप्लाई कर रही थी। अरे हाँ कि ना, ये वो इंडस्ट्री जो टमाटर सप्लाई कर रही थी, और या फिर ये वो लोग हैं जो टमाटर दे रहे थे, लेकिन ये महंगे दे रहे, मान के चलना। अब यहां पर मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये वो पाकिस्तानी जो टमाटर लेना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि सभी भारतीयों ने तो देने से मना कर दिया, तो किसी एक ने सोचा कि चलो लो, गरीब हो तुम, चलो लो, गरीब हो तुम। ए ने गामा को दे दिया, और बी ने किसको दे दिया बच्चों? बीटा को दे दिया। लेकिन अल्फा और डेल्टा तो रह चुका है, मतलब अल्फा और डेल्टा के पास टमाटर नहीं पहुंचे हैं। अब सुनना मेरी बात, ये जो सारे एलिमेंट्स थे ना बच्चों, इन्हें कहते हैं बच्चों इंडिया। मतलब क्या है? ये प्रांत। हिंदी में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे इसे डोमेन। और यहां पर ये जो है, यह है पाकिस्तान, इसे बोलेंगे बच्चों कोडोमेन। कोडोमेन मतलब सहप्रांत। ओहो, लेकिन यहां पर एक चीज आई कि सी डी ई भले छूट गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर डेल्टा और अल्फा छूट गया है। मतलब सिर्फ बीटा और गामा ही जो थे वो टमाटर के भागीदारी बने, बाकी सब तो गरीब थे। इसका मतलब ये हो गया कि जो बीटा और ये जो गामा मैंने बनाया है, इन्हें कहेंगे बच्चों रेंज वैल्यू। क्या कहेंगे बच्चों? रेंज मतलब परास। ओहो, नई चीज मिली कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। सॉरी, इसे परास बोलो या फिर क्या बोलो बच्चों? परिसर। प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, और सहप्रांत क्या होता है। क्या मेरी बात समझ में है? क्या इसे कहते हैं बच्चों सहप्रांत। सहप्रांत में सभी अवयव मौजूद थे। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सारे सहप्रांत है। डोमेन प्रांत की बात करूंगा तो A B C और D सब होंगे, लेकिन जब परिसर की बात करूंगा मतलब केवल लिखूंगा रेंज, तो आंसर आएगा क्या बच्चों? बीटा एंड गामा। क्या मेरी बात समझ में है क्या? सोच लो अच्छे से बच्चों कि क्या चीज बताना जा रहा हूं मैं। बहुत खतरनाक चीज है कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उतारो इसको, वीडियो पॉज करें। देखो बच्चों कि यहां पर
ये जो ए कोमा बी, इससे अपन ने क्या नाम दे दिया था बच्चों, ये है डोमेन। फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको नाम क्या दे दिया था अपन ने बच्चों, कोडोमेन। अरे हाँ कि ना। इसी प्रकार यहां पर अपन ने एक और चीज निकाली थी, वो क्या थी, रेंज। रेंज क्या मिली बच्चों, बीटा और मामा ओनली। अब यहां पर मैं कुछ चीज और बताना चाहता हूं, क्या है वो वर्ड है बच्चों, इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब। क्या निकालेंगे बच्चों, इमेज। प्रतिबिंब का मतलब होता है, इमेज का मतलब होता है मिरर के सामने खड़ा होना। तो मान लेते हैं कि ये मिरर है इनके बीच में, तो मिरर के लिए देखा जाए ना तो हर किसी की शक्ल नहीं दिख रही है, मिरर में हर किसी की शक्ल नहीं दिख रही है, केवल इसमें रिलेशन की बात करें तो शक्ल ए और बी की दिख रही है, क्योंकि ए और बी ने ही तो टमाटर सप्लाई करा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज ऐसे लिखेंगे बच्चों, इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मामा। इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है बच्चों, मामा। और इमेज ऑफ बी क्या है बच्चों, बीटा। क्या बात समझ में आई क्या? अगर मैं बात करता हूं इमेज ऑफ सी, तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब देयर इज नो इमेज वैल्यू ऑफ सी या फॉर सी, सिर्फ ए और बी के लिए ही इमेज है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? इसे कहते हैं प्रतिबिंब, ए का प्रतिबिंब या बी का प्रतिबिंब। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब यहां पर ये जो होता है वो क्या कहलाएगा बच्चों, ये प्रतिबिंब को बताएगा, मतलब इमेज को, क्योंकि गामा और बीटा तो इमेज है। तो ये क्या है, इसे कहते हैं बच्चों प्री इमेज, मतलब पूर्व प्रतिबिंब। ओहो, मतलब अब सुनना मेरी बात, मैं लिखता हूं ना अगर प्री इमेज ऑफ गामा, तो क्या आएगा, सॉरी बच्चों गलत बोल दिया, प्री इमेज ऑफ मामा। तो प्री इमेज ऑफ मामा क्या है बच्चों, ए। और यहां पर अगर मैं लिखता हूं प्री इमेज ऑफ बेटा, तो क्या है बच्चों, बी। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? इसे कहेंगे पूर्व प्रतिबिंब, गामा का पूर्व प्रतिबिंब और बीटा का पूर्व प्रतिबिंब। तो यहां पर हमारे पास बहुत सारी चीजें समझ में आ चुकी है कि एक चीज मैं बता देता हूं, यहां हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी बच्चों, डोमेन वाली, और यहां हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी बच्चों, कोडोमेन वाली। डोमेन के सारे अवयव हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, कोडोमेन में भी सारे हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ, अगर कोडोमेन के कुछ एलिमेंट आते हैं तो उसको नाम दे दिया नया, वो क्या नाम दे दिया बच्चों, रेंज। और इमेज और प्री इमेज का कंसेप्ट अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर हमें परेशान करेंगे ये सब। उतारो बच्चों वीडियो पोस्ट करके जल्दी से। देखो बच्चों, मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चन उतारा ना, एक्सरसाइज 2.2 का है, और रिलेशन डिफाइन कर रखा है। क्या है, 3x माइनस वाई, जिसमें x और y दोनों किस में से लेने, a में से। थोड़ा अच्छे से फील करो बच्चों, क्या लिखेंगे, सॉल्व करने का तरीका बताता हूं कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब इसको 3x माइनस वाई। बताओ बच्चों मैंने क्या करा, रॉकेट साइंस लगाई बच्चों मैंने यहाँ पर, कि y को वहां ले गया। क्या बात समझ में आई क्या? अब क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, ओहो सर ये क्या कर दिया आपने, इसके बाद ऐसे, अरे एक्सचेंज करके लिखा है, हाँ ज्यादा होशियार मत बनो। तो y बराबर 3x हो गया। अब तुम्हें x जो है वो किस में से लेना है, a में से लेना है। तो x जो है वो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और कब तक है बच्चों, 14 है। सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे क्या? तो y की वैल्यू, जब मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। ओहो, y की वैल्यू आएगी 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 1, आंसर कितना है 3। फिर x की वैल्यू जब मैं 2 रखता हूं तो y की वैल्यू 3 इंटू 2 मतलब 6, x की वैल्यू रखता हूं 3 तो y की वैल्यू 3 इंटू 3 मतलब 9, फिर x की वैल्यू रखता हूं 4 तो y की वैल्यू 3 इंटू 4, आंसर क्या है 12। x की वैल्यू रखता हूं 5 तो y की वैल्यू 3 इंटू 5 मतलब 15, और 15 डज नॉट बिलोंग्स टू में। क्या ये सभी थे क्या? इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, दिमाग लगा लो थोड़ा सा। अगर तुम 6 रखते हो तो 6 18, 18 14 से ज्यादा हो गया क्या? इसका मतलब केवल यही एलिमेंट है जो सही है। इसका मतलब रिलेशन का जो आंसर मिला है उनको क्या मिला है बच्चों, 1 के साथ 3, 2 के साथ 6, 3 के साथ 9 और 4 के साथ 12। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या बच्चों अच्छे से? अब थोड़ा डायग्रामिकल डायग्राम भी देख लेते हैं इसका, कि इसको फ्लो चार्ट से कैसे बताएंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 बोला, हाँ। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो रिलेशन देखना बच्चों कि हमारे पास x से
आर रिलेशन y में इस प्रकार से दे रखा है कि y जो है वो 3x है, तो कैसे लिखोगे? 1 का आंसर आया 3 में, 2 का आंसर आया 6 में, 3 का 9 में, 4 का 12 में। क्या समझ में आई? अब निकालना पता क्वेश्चन क्या था? डोमेन, को डोमेन और रेंज निकालो। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन बच्चों डोमेन। किसकी बात करेंगे बच्चों? अपन डोमेन। अब ये डोमेन मतलब क्या होता है बच्चों? प्रांत। मतलब डोमेन निकालेंगे बच्चों ना, तो डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 यही थे, तो डोमेन का आंसर आया 1 2 3 और 4। अब मैं निकालूंगा बच्चों कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होता है सहप्रांत। सहप्रांत में तो सारे भिखारी बैठे हुए थे पाकिस्तान के अंदर, तो वो सारे भिखारी क्या थे बच्चों? 1 से लेके 14 तक सब। क्या मेरी बात समझ में आएगी? इसी प्रकार आगे देखना बच्चों, ये तो डोमेन हो गया और ये क्या हो गया बच्चों? कोडोमेन। थोड़ा और अच्छे से देखिए इसको, और अच्छे से, तो अपन निकालेंगे बच्चों रेंज। क्या निकालेंगे बच्चों? रेंज। अब रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे कि दो केवल 3 6 9 और 12, ये आंसर मिला था 3 6 9 एंड 12। क्या मेरी बात समझ में आई? ये कहलाता है रेंज, 3 6 9 एंड 12। यहां पर अपन ने क्या निकाल लिया बच्चों? इसका परिसर। और यहां क्या कहलाएगा? इसका सह प्रांत। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। यहां पर थोड़ा क्वेश्चन में ऐड करो अपने हिसाब से। मैं बोलूं कि यहां पर 4 की इमेज बताओ तो तुम बोलोगे 12। मैं बोलूं कि यहां पर 6 की प्री इमेज बताओ तो तुम बोलोगे 2। या मेरी बात समझ में आई? पूर्व प्रतिबिंब और प्रतिबिंब भी निकाल सकते हैं, ठीक है, उतार लो। ठीक है बच्चों, रिलेशन के बारे में अपन ने जो जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन अपन ने पहले भी देख लिए। 3 क्वेश्चन मेरे सामने दिख रखे हैं तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से 2.2 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 5 4 तो ये देख लेना बच्चों कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें कि ए एक सेट है, इस सेट के अंदर ए बी के बीच में, अभी तक अपन लिख रहे थे रिलेशन एक्स और वाई के बीच में, रिलेशन ए और बी के बीच में कैसा होगा? रेस्ट्रिक्शन पहले लिख दिया, ओपन स्टेटमेंट बाद में लिखा, ऐसा हो सकता है बच्चों, याद रखना है ना। ओपन स्टेटमेंट पहले, रेस्ट्रिक्शन बाद में, ऐसा भी हो सकता है और आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हमेशा पहले होगी। इसमें लिखा रखा है कि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। इसमें क्या लिखा हुआ है? b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हें ये टर्म पे ज्यादा फोकस करना है। अब जैसे b की वैल्यू हमें पता है a और b दोनों a में से आ सकती है, तो b में क्या क्या है? 1b है, 2b है, 3b है, 4b और 5b है और 6b, सॉरी 5 नहीं है 6 है। अब 1 में किस किस का डिवाइड हो सकता है? तो 1 में 1 का भी डिवाइड हो सकता है, 2 में 1 का भी डिवाइड हो सकता है, 3 में भी 1 का डिवाइड हो सकता है, 4 में भी 1 का डिवाइड हो सकता है, 6 का भी हो सकता है। अब सुनना मेरी बात है ना, 1 के अंदर 2 का डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब 2 3 4 5 6 तो नहीं लेंगे, 2 3 4 और 6 नहीं आएगा। 2 के अंदर किस किस का डिवाइड होगा? 2 का होगा, लेकिन 3 4 6 का नहीं होगा। फिर 3 के अंदर किस किस का डिवाइड होगा? 3 का हो सकता है, लेकिन 2 4 6 का नहीं होगा, क्योंकि देखो 3 में 6 का भी डिवाइड करोगे तो भी 1/2 आएगा, उल्टा नहीं हो सकता बच्चों ना। फिर 4 के अंदर किसका डिवाइड होगा? केवल 4 का होगा, और 2 का भी हो सकता है क्या? 2 का भी हो सकता है और 4 का भी हो सकता है। इसका मतलब क्या क्या बच गया? 3 बच गया और 6 बच गया। यहां लिख रहा हूं मैं जिसका डिवाइड नहीं हो सकता है ना, ये कंसेप्ट कहलाते हैं। 6 में किस किस का डिवाइड हो सकता है? 6 में तो 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, और 6 में 6 का भी हो सकता है, लेकिन 4 का नहीं हो सकता। क्या आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये मैंने ऑर्डर पेयर बना ली बच्चों, क्या कि उल्टा लिखना, याद रखना है ना कि r बराबर क्या मिलेगा? 1 1 1 फिर 1 2, मतलब 1 सब में डिविजिबल है ना, तो 1 1 में भी जा सकता है, 1 2 में भी जा सकता है, 1 3 में भी जा सकता है, 1 4 में भी जा सकता है, 1 6 में भी जा सकता है। अब 2 किस किस में जा सकता है? 2 में जा सकता है, और 2 का डिवाइड और किस किस में हो सकता है? 2 का डिवाइड 4 में भी हो सकता है, और 2 का डिवाइड 6 में भी हो सकता है। दिख रहा है बच्चों? 2 का डिवाइड 4 में, 2 का डिवाइड 2 में, 2 का डिवाइड 6 में। 3 का डिवाइड किस किस में हो सकता है? 3 में हो सकता है, और 3 का डिवाइड 6 में भी हो सकता है। फिर 4 का डिवाइड केवल किस में हो सकता है? 4 में। ये मैंने सारे पेयर लिख दी, बच्चे को मैच करके देख लो। ये अपन को मिला है रोस्टर फॉर्म मिली है ना। इसी को अगर मैं ये मिटा रहा हूं, वीडियो पॉज करके उतारना इसको ना, इस तरीके से लिखा जाए, अच्छे से समझना बच्चों ना। 1 2 3 4 5 3 4 और 6, 1 2 3 4 और 6। अब देखते हैं कि 1 का डिवाइड किस किस में हो सकता है? 1 का 1 में हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, 6 में हो सकता है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। 2 का डिवाइड किस किस में हो सकता है? 2 का डिवाइड 2 में हो सकता है, 2 का डिवाइड 4 में हो सकता है, 2 का डिवाइड 6 में हो सकता है। एग्जैक्टली है ना, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस a।
3 का डिवाइड 3 में हो सकता है, 3 का डिवाइड 6 में हो सकता है, और 4 का डिवाइड केवल 4 में, 6 का डिवाइड केवल 6 में, तो यहाँ 6 का भी लिखना जरूरी था। क्या बात समझ में आ गई? एक बार देख लो अच्छे से, समझ में आ जाएगा अच्छे से। डायग्राम बड़ा करने की तो जरूरत नहीं है ना, आगे ठीक है। एरो बीच में भी लगा सकते हो, एरो आगे भी लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ये तुम क्या करोगे इसमें, अगर तुम्हें डोमेन निकालने के लिए बोले तो डोमेन के सारे एलिमेंट है, अगर रेंज निकालने के लिए बोले तो रेंज में भी सारे एलिमेंट आ गए ना, और कोडोमेन निकालोगे तब भी 1 2 3 4 और 6 ये सारा आंसर माना जाएगा। अगला एग्जांपल देखो, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें से बोला गया है कि ये आंसर दे रखा, तो क्वेश्चन बनाओ इससे। मतलब 5 रिलेटिव है 3 से, 6 है 4 से, 7 है 5 से, अपने हिसाब से रिलेशन बनाओ कि 5 में क्या ऐसा हो रहा है कि 3 आ रहा आंसर, 6 में भी 4 और 7 में, तीनों के अंदर कॉमन चीज ढूंढनी है। तो कॉमन चीज क्या है बच्चों, सोचो। 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब y की वैल्यू जो है ना, b मान लो या कुछ मान लो, तो y की वैल्यू जो है वो 2 माइनस करने पे आ गई, तो मतलब y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x माइनस 2। अब x की वैल्यू क्या रखोगे तुम, 5 रखो, x की वैल्यू 6 रखो, x की वैल्यू 7 रखो, y क्या मिलेगा 3, y क्या मिलेगा 4, y क्या मिलेगा बच्चों 5। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? इसका मतलब आंसर कैसे लिखोगे, r इज इक्वल टू a x कोमा y, जहां पर y इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 है, जिसमें x कोमा सॉरी x बिलोंग्स फ्रॉम दिस, इस सेट को नाम दे दो a, और y बिलोंग्स फ्रॉम b, इस सेट को नाम दे दो बच्चों क्या, b। पहले लिखना पड़ेगा ये चीज है ना, कि माना कि ये a है और ये क्या है बच्चों b। अगला क्वेश्चन देखो, ये उतारते रहना बच्चों साथ साथ। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ज्यादा समझेंगे अपन, है ना। ये पूरा मिटा रहा हूं मैं। हमें ऐसा ले रखा है, हमें ऐसा दे रखा है कि a माइनस बी इज इंटीजर्स। क्या है, एक इंटीजर है ना, जिसमें से a और कोमा b दोनों किस में से ले रखे हैं बच्चों, इंटीजर्स में से ले रखे हैं। अब अपन को क्या करना है, इंटीजर्स लिखना है। इंटीजर्स क्या होता है, 0 0, ऊपर वाली -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 कुछ भी लिखो, 1 2 3 4 5। इसमें से कोई भी एक पेयर बनाओ बच्चों तुम्हारे हिसाब से, कोई सा भी। मान लो 0 0 का पेयर बनाया, क्या 0 0 से रिलेटिव है क्या, मतलब 0 में से 0 माइनस करने पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, हाँ ये एक रिलेशन हो सकता है। 0 का 1 से है क्या, तो 0 को 1 में से माइनस करो तो आंसर आएगा -1, और -1 क्या इंटीजर होता है क्या। मतलब ऐसा है कि इनमें से कोई सा भी एक पेयर बनाओ, वो सारे पेयर के लिए इंटीजर जरूर प्रूफ होगा। इसका मतलब ये हो गया कि z के लिए ये रिलेशन सभी ऑर्डर पेयर के लिए जस्टिफाई होगा। मतलब अगर तुम इसकी डोमेन निकालना चाहो तो सारे एलिमेंट आएंगे, अगर तुम इसका कोडोमेन निकालना चाहो तो भी सारे एलिमेंट आएंगे, और अगर तुम इसकी रेंज निकालने जाओ तो भी सारे एलिमेंट आएंगे। चाहो तो चेक करके देख लो सब कुछ। ये मैंने बताया बच्चों z के लिए। अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या होगा, है ना, चेंज करना बहुत जरूरी है ना। सुनना मेरी बात कि अच्छा इसमें ना पेयर तुम कैसे भी बना सकते हो, जैसे मैंने लिखा है -1 और 5, कोई सा भी एक पेयर अपने हिसाब से, तो तुम -1 में -5 माइनस करो, क्या आएगा, क्योंकि अपन को क्या करना बच्चों, a माइनस b करना, मतलब पहले वाले में से दूसरा माइनस करना। तो माइनस का 6 क्या ये z में से बिलोंग करता है क्या, हाँ। तुम्हारे हिसाब से कोई सा भी एक नंबर ले लो, 9 और 3 ले लो, तो 9 - 3 करोगे तो क्या आएगा बच्चों 6। क्या ये भी z में से बिलोंग करता है क्या, बिल्कुल सही है। इसका मतलब z के सभी ऑर्डर पेयर के लिए ये रिलेशन जस्टिफाई होगा, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जो छूट जाए। तो इसलिए इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज सब z z z। अच्छा क्वेश्चन मैं चेंज करता हूं। इसमें मैंने क्या करा कि यहां पर मैंने इसको लिख दिया है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है बच्चे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अगर हो जाए ये, और जबकि a और b दोनों किस में से ले रखे, z में से, तो सुनना, अगर तुम -4 और -5 लेते हो पेयर, इसका मतलब -4 में से -5 माइनस करना है, मतलब +5, मतलब आंसर है +1। क्या n से बिलोंग करता है क्या, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका उल्टा लो, -4 और -5 -4 लो तो क्या आएगा, -5 -4 +4, इसका मतलब -1 आया। क्या ये n से बिलोंग करता है क्या, नहीं। तो अपन क्या लिखेंगे, -5 और -4 डजंट बिलोंग्स फ्रॉम R,
क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो इसके लिए डोमेन और रेंज निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट कितने इनफाइनाइट है। वो वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, उसमें इनफाइनाइट तक भी जाना तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें सारे ऑर्डर पेयर क्या थे, जस्टिफाई हो रहे थे उस रिलेशन के अंदर, उस रिलेशन के अंदर। लेकिन ये जस्टिफाई नहीं होगा, तो जब नेचुरल नंबर और ऐसी चीजें दे दे घुमा फिरा के, तब वहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज।